Good morning, 10th class. Beta, we are continuing our chapter 3rd of economics, that is money and credit. The topic which we are going to cover today is the terms of credit. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अबाउट टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी आपकी जो शर्तें, क्या क्या कंडीशंस होती हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन या एट द टाइम ऑफ टेकिंग क्रेडिट। ठीक है, अगर आप किसी से एज अ लोन लेते हैं तो वो आपको किन किन शर्तों को आपके ऊपर लागू करेगा, कौन सी आपकी उससे शर्तें आपको उसकी शर्तें माननी होंगी लोन लेते टाइम, तो उन सभी की चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट बेटा। टर्म्स ऑफ क्रेडिट that every loan agreement specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है बेटा अबाउट द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज, और प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं उस अमाउंट को जितने का आपने लोन लिया है, वो हमारा प्रिंसिपल होता है। तो जब आप लोन लेते हैं तो सबसे पहली जो टर्म है, कंडीशन है, वो है कि आपको ये बताया जाएगा कि आप इस कितना लोन आप ले रहे हैं, उसके ऊपर आप ब्याज कितना चुकाएंगे, इंटरेस्ट कितना चुकाएंगे। ठीक है, इट मीन्स जब आप रीपे करेंगे लोन को जब आप वापस करेंगे तब प्रिंसिपल के साथ कितना इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। इन एडिशन, इसके अलावा लेंडर्स में डिमांड कोलेट्रल या फिर सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है कि कोलेट्रल क्या होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि गिरवी रखना, तो आपको एज अ सिक्योरिटी कुछ ना कुछ उनके पास रखना होता है जिससे आप लोन ले रहे हैं, वो हमारे लिए कोलेट्रल या सिक्योरिटी कहलाता है। कोलेट्रल इज एन एसेट, ये डेफिनेशन आप लर्न करेंगे। कोलेट्रल क्या है? दैट कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स। ठीक है, कोलेट्रल एक एसेट है, कोई संपत्ति है किसकी? बोरोवर की, खुद की, जिसका वो मालिक है। सच एज, वो कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, कोई व्हीकल हो गया, लाइफ स्टॉक हो गई, लाइफ स्टॉक मीन्स एनिमल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक्स हो गए, एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। तो ये आप जो सिक्योरिटी उसके पास रख रहे हैं या बैंक आपसे जो सिक्योरिटी मांग रहा है, वो सिक्योरिटी इसलिए बैंक ले रहा है आपसे क्योंकि वो एज अ गारंटी उनके पास रहेगी कि आप उनका जो लोन है वो आप उन्हें रीपे करोगे विद इंटरेस्ट। अगर आप उनका लोन रीपे नहीं करोगे तो आपने जो सिक्योरिटी उनके पास रखी है, बैंक उसको जब्त कर लेगा। ठीक है, इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, अगर बोरोवर नहीं पे कर पाता है लोन को, द लेंडर हैज़ द राइट, उससे लेंडर को अधिकार मिल जाएगा टू सेल द एसेट और कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट। ठीक है, कि ऑब्टेन, अपनी पेमेंट को ऑब्टेन करने के लिए, लोन अमाउंट को ऑब्टेन करने के लिए वो उस चीज़ को सेल कर सकता है। प्रॉपर्टी सच एज लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक्स, लाइव स्टॉक आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलेट्रल यूज्ड फॉर बोरिंग। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि आप क्या क्या एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास डिपॉजिट रख सकते हो, जिस पर आपको लोन जो है वो बहुत इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा मैं यहाँ नीचे से रीड कर रही हूँ, बुक आप अपने सामने रखेंगे अगर विजिबल नहीं है तो। दैट इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल and documentation requirement and the mode of repayment together comprises what is called the terms of credit। ठीक है, तो 2 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि what is terms of credit, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या क्या चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो आप यहाँ पर पॉइंट्स बनाकर राइट करेंगे कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में सबसे पहले क्या चीज़ होगी? इंटरेस्ट रेट फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट जो आप करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एग्रीमेंट रिटन में होता है, यहाँ पे ओरल कुछ भी काम नहीं होता है। जब आप इस तरीके के अमाउंट बीच में इन्वॉल्व होता है तो पैसों के मामले में कभी भी वर्बल लेन देन नहीं किया जाता, हमेशा रिटन में सभी चीज़ों को रखा जाता है। और जब आप फॉर्मल सोर्सेज से ले रहे हैं या फिर इनफॉर्मल से भी लेते हैं, जो हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप भाईचारे में भी किसी से लोन ले रहे हैं तो वो भी आपसे रिटन में ही लेते हैं, आपसे कहीं ना कहीं साइन करवाते हैं और कोलेट्रल भी मांगते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो वर्क होता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी बैंक से ले रहे हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, फाइल्स वगैरह बनवाई जाती हैं, कई सारे फॉर्म्स भरे जाते हैं, तो वो सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है। एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट, ठीक है, आप रीपे किस तरीके से करोगे, क्या तरीका रहेगा आपका रीपेमेंट करने के लिए? क्या आप लमसम एक साथ देंगे, क्या आप ईयरली चुकाएंगे? ठीक है, ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं, ये सारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट में शामिल की जाती हैं।
द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर, दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। ठीक है, तो ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है बेटा, मतलब ये 3 चीज़ें तो सभी की सेम होती ही होती हैं। इसके अलावा कई बार कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिपेंड करती हैं कि आपका लेंडर कौन है। अगर आपका लेंडर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक्स हैं तो वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन वर्क ज़्यादा रहेगा। अगर आप किसी से इनफॉर्मल तरीके से ले रहे हो, किसी मनी लेंडर से ले रहे हो या किसी भाई से या पड़ोसी से ले रहे हो, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वर्क थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो ये सारे जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेम हो या एज इट इज़ हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है लेंडर के ऊपर। The next section will provide examples of varying terms of credit in different credit arrangements। ठीक है, तो अब आप आगे जो ये पेजेस पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको विजिबल होगा बहुत सारे केसेस आप देखेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट के लिए। तो ये केसेस जो हैं बेटा आप ये खुद से रीड करेंगे और इन केसेस को आप समझने की कोशिश करेंगे। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। ठीक है, हमने ये टॉपिक टर्म्स ऑफ क्रेडिट हमारी ओर से कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। यहाँ पर हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्मल सेक्टर में हमारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं और इनफॉर्मल में आपके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन, पड़ोसी, नेबर्स वगैरह ये सब इंक्लूड किए जाते हैं।